आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब क्या होगा अगर ये पता चले कि शेयर बाजार में जो 5 रुपए का खरीदा जा रहा है ना, वो असल में कोई सस्ता सौदा नहीं है, बल्कि बाजार का सबसे महंगा कचरा है। हम्म। और देखिए, ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें हम सभी कभी ना कभी जरूर पड़ते हैं, मतलब सस्तेपन का लालच। बिल्कुल। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है, वो शेयर बाजार के सबसे बड़े तिलिस्म के बारे में है। हम मल्टी बैगर और मल्टी बैगर के बीच का जो असली अंतर है, उसे समझेंगे। और हमारा जो आज का मिशन है, वो यही है कि इस चर्चा के जरिए हम ये समझ पाएं कि शेयर बाजार में कचरे से सोने को कैसे अलग किया जाए। हाँ, और हम उन टूल्स पर भी बात करेंगे जो निवेशकों को वित्तीय धोखाधड़ी और खराब कंपनियों से बचा सकते हैं। जैसे भारतीय निवेशकों के लिए स्क्रीनर जैसे बेहतरीन टूल्स। सबने जिंदगी में कभी ना कभी यह अनुभव किया ही है। आप कल्पना कीजिए कि कहीं भारी छूट वाली कोई सेल चल रही है। वहां एक बेहद शानदार दिखने वाली जैकेट महज 200 रुपए में मिल रही है। अब अक्सर सस्तेपन के इस लालच में बिना ज्यादा सोचे हम लोग खरीदारी कर लेते हैं। सही बात है। और फिर घर आकर जब उसे पहनते हैं तो पता चलता है। हाँ, जब उसे पहली बार पहना जाता है तो उसकी सिलाई खुल जाती है या एक ही धुलाई में रंग उड़ जाता है। तब जाकर एहसास होता है कि भाई वो जैकेट सस्ती नहीं थी, वो बस एक खराब सौदा थी। बिल्कुल। और देखिए, यही इंसानी फितरत जब कपड़ों या जूतों की दुकान से निकलकर सीधे शेयर बाजार में पहुंचती है ना, तो जो नुकसान होता है वो चंद रुपयों का नहीं होता, बल्कि जीवन भर की गाढ़ी कमाई का होता है। अरे बाप रे। मतलब ये सच में बहुत डरावना है। हाँ, शेयर बाजार में सस्तेपन का ये लालच एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब अक्सर प्राइस और वैल्यू के बीच का जो एक बहुत गहरा अंतर है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक बहुत ही आम धारणा बन गई है, जहां लोग 5 रुपए के शेयर को देखकर रातों रात उसके 500 रुपए होने का सपना पाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो 5 रुपए के शेयर का तिलिस्म है, ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब बाजार में दो बहुत ही दिलचस्प शब्दों का काफी इस्तेमाल होता है। एक है मल्टी बैगर और दूसरा है मल्टी बिगर। तो मल्टी बैगर तो काफी परिचित शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है वो शेयर जो निवेश को कई गुना बढ़ा दे। जैसे अगर 100 रुपए का निवेश बढ़कर 1000 रुपए का हो जाए तो वो 10 बैगर कहलाता है। मतलब दौलत सचमुच कई बैग्स में भर जाती है। लेकिन ये मल्टी बिगर क्या बला है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये दोनों शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, मल्टी बैगर और मल्टी बिगर, लेकिन इनका जो वित्तीय असर है ना, वो बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा। हाँ, मल्टी बैगर असल में वो शेयर है जो सच में एक निवेशक को भिखारी बना दे, मतलब बैगर बना सकता है। देखिए, अक्सर 5 रुपए के शेयर को सस्ता समझकर उसमें भारी पैसा लगा दिया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि इसके गिरने की गुंजाइश तो अब बची ही नहीं है। हाँ, कि 5 रुपए से नीचे क्या ही जाएगा। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि बढ़ने की असीमित संभावना है, लेकिन किसी शेयर की कीमत कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस कंपनी की वैल्यू या उसका असली व्यापारिक मूल्य भी कम है। हमारे सोर्स के अनुसार मल्टी बैगर बनने के पीछे 3 बहुत ही ठोस और खतरनाक कारण होते हैं। तो वे 3 कारण कौन से हैं जो किसी कंपनी को इस गर्त में धकेलते हैं? देखिए, पहला और सबसे बड़ा कारण है कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज का होना, मतलब डेट का होना। अगर कोई कंपनी कर्ज के भारी बोझ तले दबी है, तो वो जो भी मुनाफा कमाएगी, वो सब का सब केवल बैंकों का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। कंपनी के विकास के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सही बात है। दूसरा कारण है मैनेजमेंट द्वारा किया गया फ्रॉड, मतलब धोखाधड़ी। अगर कंपनी को चलाने वाले लोग ही ईमानदार नहीं हैं, तो उनके द्वारा दिखाए गए शानदार वित्तीय आंकड़े सिर्फ कागजी होते हैं। असलियत में कंपनी अंदर से पूरी तरह खोखली होती है। ओहो। और तीसरा बड़ा कारण है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अब पूरी तरह से पुराना पड़ चुका है। ये बिजनेस मॉडल वाली बात तो बहुत ही अहम है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगी। मतलब मान लीजिए कि एक पुरानी कार खरीदी जा रही है जिस पर भारी डिस्काउंट है। वो लगभग मुफ्त के भाव में मिल रही है और उसे तुरंत खरीद लिया गया। लेकिन जब उसका बोनेट खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें इंजन ही नहीं है। अब वो कार चाहे कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, वो 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। बहुत सही उदाहरण है। शेयर बाजार में भी 5 रुपए का शेयर बिना इंजन की कार जैसा ही होता है। मतलब
तकनीक और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर कोई कंपनी आज भी वो उत्पाद बना रही है जिसकी बाजार में मांग ही खत्म हो चुकी है, तो उसका शेयर 5 रुपए का हो या 50 पैसे का, वो मल्टीबैगर ही साबित होगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये एक क्लासिक वैल्यूएशन ट्रैप है। मतलब ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी डील मिल रही है, लेकिन असल में एक डूबते हुए जहाज का टिकट खरीदा जा रहा होता है। गिरती हुई कीमत हमेशा कोई सुनहरा अवसर नहीं होती। कई बार वो बाजार की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी होती है। चेतावनी की कुछ गलत है। हाँ, कि इस कंपनी के अंदर कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर केवल कीमत देखकर निवेश करना इतनी बड़ी गलती है, तो फिर आखिर एक आम निवेशक को देखना क्या चाहिए? मतलब कचरे और सोने में फर्क कैसे किया जाए? यही पर फंडामेंटल एनालिसिस के 3 सबसे मजबूत पिलर्स काम आते हैं। मतलब किसी भी कंपनी को परखने के लिए उसे इन 3 कसौटियों से गुजारना बहुत जरूरी है। पहला पिलर है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। अच्छा। किसी भी अच्छी कंपनी का मुनाफा पिछले 5 साल से लगातार बढ़ना चाहिए, और ये बढ़ोतरी कोई 1-2% की नहीं, बल्कि कम से कम 15 से 20% CAGR की रफ्तार से होनी चाहिए। 1 मिनट, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट? लेकिन सिर्फ 5 साल का ही समय क्यों देखा जाता है? क्या 1 या 2 साल का डेटा काफी नहीं है? देखिए, 5 साल का समय इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस दौरान बाजार के कई उतार चढ़ाव और आर्थिक चक्र पूरे हो जाते हैं। मतलब इकोनॉमिक साइकिल्स। हाँ। इससे ये पता चलता है कि क्या कंपनी का बिजनेस सच में हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, या फिर ये सिर्फ किसी 1 साल का तुक्का था। व्यापार में निरंतरता बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात बताइए, अगर किसी कंपनी का मुनाफा हर साल 20 या 30% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा है, तो फिर अलग से जाकर ये भारी भरकम ROCE और डेट के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? मतलब मुनाफा तो मुनाफा है ना, क्या सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कंपनी पैसा बना रही है? ये एक बहुत ही आम उलझन है और ज्यादातर नए निवेशक यही मात खाते हैं। सिर्फ मुनाफा देखना काफी नहीं है, क्योंकि मुनाफा अल्पकाल में बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सच में? कैसे? मान लीजिए एक कंपनी ने अपनी सारी इन्वेंट्री भारी डिस्काउंट पर बेच दी, या अपनी कोई पुरानी फैक्ट्री बेच दी, तो उस साल की बैलेंस शीट में उसका मुनाफा बहुत ज्यादा दिखेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या ये हर साल होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, यानी ROCE। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये ROCE आखिर क्या मापता है? ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने अपने व्यापार में जो भी कुल पैसा लगाया है, उस पर वह कितने प्रतिशत की वास्तविक कमाई कर रही है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कंपनी A है जो व्यापार में 100 रुपए लगाकर 20 रुपए कमा रही है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी B है जो 1000 रुपए लगा के 50 रुपए कमा रही है। अब कागज पर कंपनी B का 50 रुपए का मुनाफा ज्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन कुशलता के मामले में कंपनी A कहीं बेहतर है, क्योंकि उसका ROCE 20% है और कंपनी B का सिर्फ 5%। बिल्कुल। अगर किसी कंपनी का ROCE लगातार 20% से ऊपर है, तो ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट अपने संसाधनों का बहुत ही शानदार और कुशल इस्तेमाल कर रहा है। ओह, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। मतलब मुनाफा ये बताता है कि कंपनी कितना कमा रही है, लेकिन ROCE ये बताता है कि वो कितनी समझदारी से कमा रही है। बिल्कुल सही कहा। और इसी समझदारी से जुड़ा है हमारा तीसरा पिलर, यानी कर्ज या डेट। देखिए, कर्ज को वित्तीय दुनिया में एक साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर? हाँ, ये एक ऐसा धीमा जहर है जो अच्छे खासे मुनाफे वाली कंपनी को भी रातों रात दिवालिया कर सकता है। अगर किसी कंपनी का मुनाफा बहुत अच्छा है, लेकिन उसने बाजार से भारी कर्ज ले रखा है, तो जब भी बाजार में मंदी आएगी या अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो वो कंपनी अपना सारा मुनाफा सिर्फ कर्ज का ब्याज भरने में लौटा देगी। इसीलिए शायद ये नियम बनाया गया है कि कंपनी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने ही मुनाफे से अपना कर्ज आसानी से चुका सके। मेरी समझ से इसे मापने का सबसे बेहतरीन तरीका डेट टू इक्विटी अनुपात है। एकदम सही। ये अनुपात हमेशा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होने का सीधा सा मतलब है कि कंपनी में मालिकों और शेयर होल्डरों का अपना पैसा बाहर से लिए गए उधार के पैसे से ज्यादा है। इससे कंपनी सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। अब हमने इन 3 पिलर्स की थ्योरी तो समझ ली, प्रॉफिट, ग्रोथ, ROCE और डेट टू इक्विटी। लेकिन
असली चुनौती इसे लागू करने की है। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। हाँ, वो तो है। कोई भी इंसान हर एक कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करके कैलकुलेटर लेकर तो बैठ नहीं सकता। इसके लिए सटीक डेटा और तकनीकी टूल्स की जरूरत है। बिना टूल्स के ये गणित करना लगभग असंभव है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आज के समय में हमारे पास ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो इस जटिल गणित को सेकंडों में हल कर देते हैं। हमारे सोर्स में उन टॉप 5 टूल्स की बात की गई है जो भारतीय निवेशकों के लिए ये काम बेहद आसान बनाते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे विस्तृत प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं, जिसका नाम है Screener.in। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भारत में बना है, मेड इन इंडिया। हाँ, ये टूल वाकई में कमाल का है। इसे मित्तल एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो आर्काइव या डेटा का समयकाल है वो 2009 से लेकर 2025 तक का है। अरे वाह! इसमें जो भी वित्तीय डेटा आता है वो CMOS इंटरनेट टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डेटा की शुद्धता के लिए जाना जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किसी भी कंपनी का पिछले 10 साल का वित्तीय डेटा और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स एक ही जगह मिल जाती है। 10 साल का डेटा मतलब किसी भी कंपनी के पूरे इतिहास का वित्तीय एक्सरे एक ही स्क्रीन पर किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो सबसे शक्तिशाली खूबी है वो है कस्टम क्वेरी लिखने की आज़ादी। बिल्कुल, आप इसे निर्देश दे सकते हैं कि ये हजारों कंपनियों के विशाल डेटाबेस में से सिर्फ वही कंपनियां खोज कर दे जो आपके तय किए गए पैमानों पर खरी उतरती हों। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च बॉक्स में ये टाइप किया जाता है कि मार्केट कैप 2000 से कम हो एंड प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा हो एंड डेट टू इक्विटी 0.5 से कम हो। इसका मतलब है कि सिस्टम को ये निर्देश दिया जा रहा है कि केवल वो कंपनियां दिखाई जाएं जिनका कुल बाजार मूल्य 2000 करोड़ से कम हो, जिनका मुनाफा हर साल 20% से ज्यादा बढ़ रहा हो और जिन पर कर्ज का अनुपात आधा भी न हो। एक एंटर दबाते ही हजारों कचरा कंपनियों की भीड़ छंट जाती है और सामने उन चुनिंदा कंपनियों की लिस्ट आ जाती है जो वाकई में सोना हो सकती हैं। ये फीचर आम निवेशकों का हजारों घंटे का समय बचाता है। जब इस तरह के मजबूत फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो सोर्स के अनुसार कोस्टल कॉर्प या फ्रंटियर स्प्रिंग्स जैसी कंपनियों का डेटा उभर कर सामने आ सकता है। अच्छा, ग्रैंड कॉन्टिनेंट और HBL इंजीनियरिंग भी तो ऐसी ही कंपनियां हो सकती हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा क्रिस्टिया स्ट्रैपमोडिस, पिक्स ट्रांसमिशन, RACL गियरटेक या संडूर मैंगनीज और वैंगबरी जैसी कंपनियां भी इसी लिस्ट का हिस्सा बन सकती हैं। वाओ! मतलब ये ऐसी कंपनियां हैं जो बुनियादी तौर पर तो मजबूत होती हैं, लेकिन शायद एक आम निवेशक उन्हें केवल खबरों के आधार पर कभी न खोज पाए। और स्क्रीनर के प्रीमियम फीचर्स तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। इसमें स्क्रीनर AI नाम का एक टूल है। ये स्क्रीनर AI तो जैसे भविष्य की तकनीक है। मैं तो ये सोच रही थी कि पहले एक निवेशक को किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट के सैकड़ों पन्ने खुद पढ़ने पड़ते थे। हाँ, उसमें तो कई दिन लग जाते थे। बिल्कुल। अब ये AI उन सैकड़ों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को सेकंडों में पढ़ता है और उसमें से मैनेजमेंट के विजन, आने वाले खतरों और काम की बातों को निचोड़ निकालकर सीधे स्क्रीन पर रख देता है। इसके अलावा प्रीमियम वर्जन में एक कमोडिटी प्राइस टूल भी है। इसमें 10,000 से ज्यादा कमोडिटीज या कच्चे माल का पिछले 10 साल का पूरा ट्रेंड देखा जा सकता है। 10,000 से ज्यादा? हाँ, अब लोग सोचेंगे कि कच्चे माल की कीमत से क्या लेना देना। देखिए, अगर कोई कंपनी टायर बनाती है तो रबर की कीमत का 10 साल का ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबर बहुत महंगा हो रहा है तो उस टायर कंपनी का मुनाफा अगली तिमाही में गिरना तय है। ये टूल उस खतरे को पहले ही भांपने में मदद करता है। और एक और शानदार फीचर है शेयर होल्डर सर्च टूल। इससे ऐसे निवेशकों को सर्च किया जा सकता है जिनके पास किसी कंपनी के 1% से ज्यादा शेयर हों। यानी बाजार के स्मार्ट मनी या बड़े निवेशकों की चाल को ट्रैक किया जा सकता है कि वे अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। साथ ही नए डिस्क्लोजर के लिए कस्टम अलर्ट्स भी सेट किए जा सकते हैं। ये तो बात हुई पहले प्लेटफॉर्म की, जो काफी विस्तृत है। लेकिन डेटा केवल एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। 4 और ऐसे टूल्स हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। प्लेटफॉर्म 2 उन लोगों के लिए एकदम सटीक है जो शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प फीचर है, कॉमन सेंस रेटिंग। हाँ, ये कॉमन सेंस रेटिंग का विचार बहुत ही व्यावहारिक है।
वित्तीय दुनिया की भाषा अक्सर बहुत जटिल होती है। ये प्लेटफॉर्म उस जटिलता को खत्म करके मैनेजमेंट की जानकारी आसान भाषा में समझाता है। मतलब भारी भरकम तकनीकी ज्ञान न भी हो तो भी केवल सामान्य समझ के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कंपनी कैसी है। इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म 3, जो थोड़ा एडवांस्ड है। ये पूरी तरह से एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है, जो तकनीकी और फंडामेंटल दोनों का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। इसमें किसी भी शेयर को परखने के लिए एक डीवीएम स्कोर दिया जाता है। डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ये तो किसी शेयर की तुरंत एमआरआई करने जैसा है। ड्यूरेबिलिटी बताती है कि फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, वैल्यूएशन बताता है कि कीमत सही है या नहीं, और मोमेंटम दिखाता है कि बाजार में ट्रेंड कैसा है। इन तीनों को देखकर पलक झपकते ही शेयर की असल ताकत का अंदाजा लग जाता है। से बेहतरीन माना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है पाइन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल। पाइन स्क्रिप्ट, ये तकनीक सच में गेम चेंजर है। पाइन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति खुद के कस्टम फंडामेंटल स्क्रीनर बना सकता है। मतलब ये आपके अपने शेयर फिल्टर करने की कस्टम रेसिपी है। ये बात वाकई बहुत उत्साहित करती है कि कैसे इन टूल्स ने एक आम इंसान को भी संस्थानगत निवेशकों या बड़े फंड मैनेजर्स जैसी ताकत दे दी है। हाँ, एक समय था जब ये सारा एनालिसिस सिर्फ मुट्ठी भर ब्रोकर्स के पास होता था। बिल्कुल, लेकिन आज ये सब हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर उपलब्ध है। और अंत में प्लेटफॉर्म 5 है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, डिविडेंड और बड़ी मीटिंग्स के ऑथेंटिक डेटा पर केंद्रित है। किसी कंपनी ने कब डिविडेंड घोषित किया, बोर्ड की अगली मीटिंग कब है, इसकी सबसे तेज जानकारी यहीं मिलती है। ऑथेंटिक डेटा का होना सबसे बड़ा हथियार है। तो कुल मिलाकर हमारे पास स्क्रीनर्स से लेकर पाइन स्क्रिप्ट तक का पूरा शस्त्रागार मौजूद है। पर इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये सभी टूल्स निस्संदेह बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंततः ये सिर्फ मशीनें हैं। ये सिर्फ उस डेटा को प्रोसेस करते हैं जो कंपनियों द्वारा कागजों पर दिखाया गया है। सही बात है। बिना सही फंडामेंटल ज्ञान के ये डेटा भी भ्रामक हो सकता है। टूल्स ये बता देंगे कि कर्ज कम है, लेकिन क्या उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगले 10 साल तक टिकेगा? क्या सरकार के कोई नए नियम आने वाले हैं? ये सब चीजें सिर्फ स्क्रीनर के डेटा देखकर नहीं समझी जा सकती। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। मतलब टूल्स रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि निवेश की रणनीति कभी भी सस्ता खरीदने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा अच्छा खरीदने की होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मजबूत है तो उसका 500 रुपए का शेयर भी असल में सस्ता ही है। और इसके ठीक विपरीत, अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा, उस पर भारी कर्ज है या मैनेजमेंट भरोसेमंद नहीं है, तो उसका 2 रुपए का शेयर भी बहुत महंगा है, क्योंकि वो 2 रुपए भी अंततः डूबकर शून्य ही होने वाले हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान इसलिए इतना अहम है ताकि कोई भी अपनी सालों की मेहनत की कमाई को इस मल्टी बैगर के सस्ते जाल में फंसकर तबाह होने से बचा सके। निवेश करते समय व्हाट्सएप पर आने वाले टिप्स पर भरोसा करने के बजाय हमेशा डेटा पर भरोसा करना चाहिए। बाजार में भावनाएं नहीं, बल्कि गणित, तर्क और धैर्य काम करते हैं। जब बिना जांचे परखे पैसा लगाया जाता है तो वो निवेश नहीं, जुआ बन जाता है। एकदम सटीक बात। अब जब हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो एक ऐसा विचार छोड़कर जाना जरूरी है जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज बाजार में स्क्रीनर एआई और पाइन स्क्रिप्ट जैसे अत्याधुनिक टूल्स हैं जो सेकंडों में सैकड़ों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं और करोड़ों के डेटाबेस को चुटकियों में छान सकते हैं। हाँ, तकनीक ने वाकई में विश्लेषण की गति को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन ये सारा डेटा अतीत की कहानी कहता है। बैलेंस शीट वही बताती है जो मैनेजमेंट उसे बताना चाहता है। जब मैनेजमेंट फ्रॉड की बात आती है तो एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या भविष्य में कभी कोई ऐसा एआई बन पाएगा जो बैलेंस शीट के ठंडे आंकड़ों से परे जाकर किसी फ्रॉड के होने से पहले ही कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत और उनकी ईमानदारी को माप सके? क्योंकि अंत में व्यापार केवल एक्सेल शीट के नंबर नहीं है। व्यापार वो इंसान चलाते हैं जिनकी नीयत किसी भी स्प्रेडशीट में दर्ज नहीं होती। क्या मशीनें कभी इंसान की नीयत पढ़ पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए।